चलिए, सबको मेरा नमस्कार। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो जो हमने लास्ट दो क्लासेस में पढ़ा, क्या किसी को किसी चीज में कोई कंफ्यूजन या डाउट्स? क्योंकि मैं अपनी हर क्लास हमेशा डाउट्स के साथ शुरू करती हूँ कि जो जो प्रॉब्लम्स है वो अभी सॉल्व कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक ये आपने बताया था ना लास्ट में जो चल रहा था ना टॉपिक कि वो जब क्लियर नहीं हो तो आधा हथेली का आधा लेके और फिर उसके ऊपर वो शनि की उंगली वाला, वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। एक बार आप वो वाला रिपीट टॉपिक करेंगे? मैं वैसे अभी उसी से फिर से मतलब उसी टॉपिक से रिस्टार्ट करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि तब तो मैंने सिर्फ आपको पॉइंटर्स बताए थे कि ये पॉइंट्स आपको सब जगह यूज होंगे, लेकिन अभी मतलब हैंड शेप ऑफ द हैंड किया नहीं है। ठीक है ना, उसको करेंगे। तो अभी हम चलिए, वो तो और कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो किया था वो साइज ऑफ द हैंड, कि हाथ का साइज कैसा होता है। तो ये पॉइंट हर जगह आपको चाहिए चाहिए होगा, जो आपने मीरा मैम आपने पूछा है कि आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही थी कि ऐसे होगा। चलिए देखिए, साइज ऑफ द हैंड की बात जब हम करते हैं तो हमारे हाथ 5 साइजेस के होते हैं। एक है वेरी स्मॉल, दूसरा है स्मॉल, तीसरा है मीडियम, चौथा है लार्ज, और पांचवा है वेरी लार्ज। ये लार्ज भी हो सकता है, ये लॉन्ग भी हो सकता है। हमने ये पढ़ा था और हमने इसके पॉइंटर्स देखे थे कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है एक पर्सन की लाइफ में। जो मीडियम वाले होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, जो स्मॉल वाले होते हैं उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, और जो वेरी स्मॉल वाले होते हैं उनको तो एकदम जवाब चाहिए होता है, और जो लार्ज वाले होते हैं वो थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग करके काम करते हैं, और वेरी लार्ज वाले सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं। ये एक मोटा मोटा मतलब एक मेजर एक चीज देखते हैं, मतलब एक लमसम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक पर्सन का हाथ दो कैटेगरीज में आ रहा होता है, कि आपको लगता है ये तो मीडियम भी लग रहा है लेकिन थोड़ा शॉर्ट की तरफ लग रहा है, ये मीडियम लग रहा है लेकिन लार्ज की तरफ लग रहा है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको दोनों की क्वालिटीज उस पर्सन के अंदर दिखेंगी। अगर ये शॉर्ट और मीडियम होगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो पर्सन कैसा होगा कि वो बैलेंस्ड भी होगा लेकिन थोड़ा सा किसी किसी चीज में इम्पल्सिव भी होगा। अगर वो मीडियम और लार्ज है तो वो बैलेंस्ड भी होगा लेकिन किसी चीज में वो प्लानिंग भी करता होगा। अगर वो लार्ज और वेरी लार्ज है तो हो सकता है एक या दो काम कर ले, चार पांच काम नहीं करे। लेकिन अब हम इसकी मेजरमेंट कैसे लें कि ये एक्चुअली क्या है, हम इसकी मेजरमेंट कैसे लेंगे कि ये पर्सन लार्ज है या स्मॉल है या वेरी लार्ज है। तो इस चीज का एक कंफ्यूजन आ जाता है हमारे सामने, क्योंकि हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हाथ की वो लाइन कहाँ से देखनी है और कैसे देखनी है। आपका दिखाना। अभी हमने एक हाथ ड्रॉ किया है ना, अब आपको इसको कैटेगराइज करना है कि ये किस उसमें आ रहा है। आपको इसकी हथेली देखनी है और इसकी उंगलियां देखनी है। पहले तो आप उसको उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिए कि ये लॉन्ग शॉर्ट मीडियम किस में आता है। अगर आप मेरी बॉडी देख रहे हो और आप मेरा हाथ देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि ये थोड़ा सा मीडियम की तरफ है और थोड़ा सा ये स्मॉल की तरफ है। ठीक है ना, आप इसको इस तरीके से कैटेगराइज कर दोगे कि मीडियम की तरफ दिख रहा है और ये स्मॉल की तरफ दिख रहा है। हो सकता है किसी की उंगलियां लंबी होती
लेकिन हाथ यहाँ से छोटा होता तो ये मीडियम लगता और लॉन्ग की तरफ एक इंडिकेशन दे रहा होता, मीडियम और लॉन्ग की तरफ देता। तो अब आपको एक लमसम इस पोर्शन से स्मॉल मीडियम लार्ज का आइडिया लगता है पाम से, और फिंगर्स फिर हमें इंडिकेट कर देती है कि क्या ये लॉन्ग की तरफ जा रही है या शॉर्ट की तरफ जा रहा है। तो आप पाम अगर देखें तो आपको मेरा पाम क्या लग रहा है, मीडियम एंड लार्ज या मीडियम एंड शॉर्ट या सिर्फ मीडियम या लॉन्ग या वेरी शॉर्ट, मतलब एज अ पर्सन जब मैं मीडियम शॉर्ट मैम। मीडियम और शॉर्ट लग रहा है क्योंकि ये पाम के हिसाब से फिंगर्स बहुत छोटी है, तो ये मीडियम और शॉर्ट की तरफ चला गया, तो मेरे अंदर मीडियम की और शॉर्ट की क्वालिटीज आ गई। तो मीडियम और शॉर्ट की क्वालिटीज क्या होंगी कि मुझे कुछ चीजों में फटाफट वाले काम चाहिए और कुछ चीजों में मैं बैलेंस्ड हूँ, लेकिन अब इसका मेजरमेंट कैसे करें कि एग्जैक्ट कितना है। अब हमें कई बार कंफ्यूजन होता है, हो सकता है मुझे ये लॉन्ग लग रहा हो लेकिन मुझे लॉन्ग की डिसीजन लेना नहीं आ रहा, तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो मैं इसके जो मेरा थंब का ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें। जब मैंने इसको इस थंब पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, तो जब आप ये मेरी पिक्चर सही नहीं बनी हुई, अदरवाइज ये वाला मैम एक क्वेश्चन है, हमसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें या जो फिंगर का एंड पॉइंट है वहां से एक लंबी लाइन ड्रॉ करके नीचे की जो लाइन है वहां तक नाप लें? नहीं, थंब से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर। अच्छा, ठीक है उस ना? दिन हमने ये नहीं करा था कि फिंगर की लेंथ ले लेंगे जॉइंट तक और एक नीचे की पाम की पूरी लाइन तक की लेंथ ले लेंगे, मैं फिर भी सेंटर में से डिवाइड कर देंगे। मैं भी आपको बताऊंगी। हमने थंब से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास जो सैटर्न फिंगर का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया बचा है, उसको भी मैं हाफ कर दूं। अगर मैं उसको हाफ करती हूँ तो मैं उसके लिए अगर देखूं तो सेंटीमीटर में वो मेरे को यहाँ पर आके हाफ आता है। तो मैंने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक। ऐसे ही मैं यहां से लेकर फर्स्ट लाइन तक, फर्स्ट ब्रेसलेट तक इसको मेजर करके इसका हाफ लूंगी और एक इमेजिनरी लाइन लूंगी। ये 3 डिवीजन की लाइन ड्रॉ करके मुझे इमेजिन करना है। अगर मैं कंफ्यूज हो जाऊं, ये 7 है तो मैंने 3.5 किया है, ठीक है। नहीं 9 है, सॉरी सर, तो 5 9 का वो हाफ है, 4.5। ये मेरे 3 इमेजिनरी लाइंस हैं। एक बिल्कुल थंब के यहाँ से मैं पहले मेन लेना है क्योंकि मेरे हाथ का ये सेंटर आ रहा है। उसके बाद इस ऊपर के पोर्शन को मुझे आधा आधे में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर मुझे नीचे के पोर्शन को आधे आधे में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये क्लियर हो गया आप लोग को या इसमें कोई डाउट है? हो गया क्लियर। ठीक है, जो बीच की हमने सबसे पहली लाइन ड्रॉ करी थी थंब के यहाँ से, दिस इज मीडियम। ये लाइन मीडियम है, ये लाइन मीडियम आती है। अगर मैं इससे नीचे आ जाऊं तो इस लाइन से ऊपर का इसके बीच का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये मेरा शॉर्ट है, और ये जो मेरा नीचे का पोर्शन है ये वेरी शॉर्ट है। ऐसे ही मैं अगर ऊपर की तरफ चली जाऊं तो मेरा जो ये बीच का पोर्शन है, ये मेरा पोर्शन लॉन्ग है, और ये जो ऊपर का पोर्शन बचा ये वेरी लॉन्ग है। लाइन को मीडियम लिखना, लाइन को, लाइन ये इज, नीचे नीचे हाँ जी, सबसे नीचे वाली लाइन का मेजरमेंट किससे लिया था? हमने इसका हाफ कर दिया था ना। हाँ हाँ, जब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। इसके अंदर आएगा तो लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, इसके अंदर आएगा तो वेरी शॉर्ट होगा।
अब हमारा हाथ अपवर्ड जाता है, तो इसलिए सबसे नीचे से वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लाइन पे मीडियम, बीच में लॉन्ग, उसके ऊपर वेरी लॉन्ग। मैम ये आपने मेजरमेंट से किया है या ये मतलब बिल्कुल फिक्स्ड है कि ये वेरी शॉर्ट होगा लॉन्ग होगा या? मेजरमेंट से किया है मैंने। ओके। आपको हाथ से अंदाजे से कुछ दिख रहा है। अब किसी का हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो बहुत लंबा हाथ है, पता नहीं लॉन्ग है या वेरी लॉन्ग है, बहुत छोटा सा हाथ दिख रहा है, पता नहीं शॉर्ट है या वेरी शॉर्ट है, वहां आप कंफ्यूज हो सकते हो ना। तो वहां पर आप फिर एक इमेजिनरी, मतलब उसके हाथ पे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ स्केल रख के आपने देखना है कि यहाँ से ये पोर्शन है, इस पोर्शन से मैं आधा कर दूं तो कितना आया, वहां से मैंने आधा किया तो इतना आया। अब उसकी जो लाइन है वो किसके बीच में आ रही है, अब कौन सी लाइन को हमने बीच में रखकर चेक करना है, वो हमने सैटर्न फिंगर को लेना है। उसकी लंबाई लेनी है सैटर्न फिंगर की। सैटर्न फिंगर की लंबाई लेंगे हम। जब हम सैटर्न फिंगर की लंबाई लेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर आ रही है, मेरी इसकी सैटर्न फिंगर 12 सेंटीमीटर की है। ठीक, अब ये 12 सेंटीमीटर को मैं यहाँ रख दूंगी, बिल्कुल 0 से शुरू करूंगी इस पॉइंट पे। जब मैंने यहाँ से 0 से शुरू किया, तो जो मैंने यहाँ पे 12 रखा, तो मेरा ये स्केल यहाँ आकर खत्म हो जाता है इस पॉइंट पे। इतना पोर्शन 12 सेंटीमीटर है। तो अब ये किस कैटेगरी में आई? शॉर्ट में। लॉन्ग लॉन्ग। यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लंबी हो रही है और यहाँ आके खत्म हो रही है, तो जहाँ ये इसका एंडिंग पॉइंट है हमें वो लेना है। लॉन्ग में आई ना मैम? तो फिर ये लॉन्ग में आ गई ना। तो और इससे ऊपर चली जाए तो इससे ऊपर, इस लाइन से ऊपर चली जाती तो वेरी लॉन्ग हो जाती। इससे इस लाइन पर खत्म हो जाती तो मीडियम हो जाती, इस लाइन से नीचे आ जाती तो शॉर्ट हो जाती, इससे नीचे हो जाती तो वेरी शॉर्ट हो जाती। मैम इसका मतलब फिंगर ही डिसाइड करेगी ना कि हाथ शॉर्ट में जा रहा है कि लॉन्ग में जा रहा है या मीडियम में। Exactly. आप जब कंफ्यूज हो जाओ या कहीं फंस जाओ, आपको ये वाला मेथड यूज करना है। मैम जैसे कि ये सैटर्न फिंगर 12 की आई, तो हाँ जी। हमें मतलब यहाँ से ये जो एंड पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। हाँ जी, मतलब जहां से हाथ शुरू हुआ, यहाँ नीचे से, यहाँ से लेकर जहां उंगली खत्म हुई यहाँ तक, पहले उंगली को मेजर कर लिया कितनी लंबी है, फिर यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिया। मान लीजिए जो ये छोटी वाली छोटी फिंगर है, ये सैटर्न फिंगर होती, हम इमेजिन करते हैं कि ये वाली हमारी सैटर्न फिंगर होती। अब हम इसको अगर हम मेजर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये हमारी आती है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, तो हमारा जो 8 सेंटीमीटर है वो यहाँ आके खत्म हो रहा है। जब ये यहाँ आके खत्म हो रहा है तो ये किस में आएगी? शॉर्ट में। शॉर्ट में। ये शॉर्ट में आ जाएगी। फिर अब ये बिल्कुल शॉर्ट का सेंटर है। यस मैम। ठीक है ना, इसके क्लोज नहीं आ रही। ये वाली जो है लॉन्ग वाली, ये थोड़ी सी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग की तरफ के पास जाके खत्म हो रही है। तो जैसे जैसे वेरी लॉन्ग के पास आ रही है, तो हो सकता है 10 में से कोई एक काम ये पर्सन ना करता हो। 10 के 10 जरूरी नहीं है पूरे कर दे, ये पर्सन कर देगा, क्योंकि ये अभी मीडियम से थोड़ा दूर है, कि शॉर्ट वाला ही रहेगा। सेंटर में है ये, शॉर्ट के बिल्कुल सेंटर में। अगर ये मीडियम के क्लोज होता तो ये मीडियम वाली क्वालिटीज भी ले लेता, अगर ये थोड़ा सा और नीचे होता तो शायद ये वेरी शॉर्ट की क्वालिटीज भी ले लेता, लेकिन ये परफेक्ट शॉर्ट है। तो मैम इसको प्रेडिक्ट शॉर्ट ही करेंगे ना, मतलब क्योंकि जो सेंटर में। प्रेडिक्शन सारी शॉर्ट वाली होगी। ठीक है। अब आप उसको बोलो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर ले। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू करेगा। अब प्रॉपर्टी डीलर में तो कोई डील होगी तो पैसे आएंगे ना, तो क्या इसका उस काम में मन लगेगा शॉर्ट वाले का? हाँ लगेगा। कैसे? वो तो रिजल्ट चाहिए उसको, तुरंत नहीं लगेगा नहीं। उसको।
उसको तो इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, जरूरी थोड़ा ना कि अभी मकान दिखाया तो अभी चढ़ गया किराए पे, या अभी मकान दिखाया अभी बिक गया। और ये भी हो सकता है कोई डील आज हुई है, 3 महीने बाद कोई डील हो ही ना, तो ये शॉर्ट वाला इंतजार करेगा क्या? नहीं करेगा। और ये लॉन्ग वाला ये कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर पेशेंस है कि ठीक है 3 महीने बाद पैसे आएंगे ना, 2 महीने बाद आ जाएंगे, 2 महीने का खर्चा चल जाएगा मेरा। इसको तो रोज पैसे देखने हैं, इसको रिटेल का काम सूट करेगा, तब इसका काम बनेगा। इसको कोई ऐसी चीजें चाहिए जो इंस्टेंट इमीडिएटली हो जाए। आपने बोला घूमने जाना है, घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे, ये अगले दिन का प्रोग्राम बना के बैठ जाएगा। ये वाला पर्सन प्लानिंग करेगा कि आगे 5 छुट्टियां आ रही है 2 महीने बाद, तब चलेंगे। ये डिफरेंस हो जाएगा। देखा नहीं आजकल के बच्चों को, एकदम बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और चल देते हैं, वही वाले होते हैं जो शॉर्ट वाले होते हैं। उनमें से हम भी एक हो सकते हैं जो एकदम चल पड़े, प्लान करके चलने वाले लॉन्ग वाले होते हैं। अब मुझे आज 10,000 रुपए मिल गए, ठीक है, अब मैं ये वाली हूँ, ये पर्सन, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा 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 करके सारे खर्च कर दूंगी। और ये लॉन्ग वाली हूँ, तो क्या होगा कि मैं उसमें से पहले ही 3,000 रुपए अलग कर दिए, जमा कर दिए, और 7,000 रुपए में गुजारा, क्योंकि मुझे फ्यूचर प्लानिंग करनी है। ये फ्यूचर प्लानिंग नहीं सोचेगा जी, कहेगा आज में जी लो, कल किसने देखा है, शॉर्ट वाला। क्योंकि वो इमीडिएट वाला इम्पल्सिव है, पेशेंस ही नहीं है उसके अंदर, कल के लिए इतना लॉन्ग टर्म की पेशेंस वो नहीं रख सकता। इसको आप बोलो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दे शॉर्ट वाले को, तो 6 महीने साल बाद आपके पैसे बढ़ने हैं, या 1 महीने बाद बढ़ने हैं, 2-4 महीने बाद बढ़ने हैं, हो सकता है ना करे। और अगर उसको ऐसी सिप बता दो जिसमें ठीक है मैं 15 दिन या महीने के बाद तेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, तो शायद तब मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले नहीं करेगा, जो 5-5 साल वाले प्लान होते हैं, ये कर लेगा 5 साल वाले प्लान्स। और ये सिर्फ सुन के आ जाएगा, करेगा ही नहीं। वेरी लॉन्ग वाला, वेरी शॉर्ट वाला बिना सोचे समझे किसी में भी डाल देगा। ये चीज है, इस तरीके से ये चलता है। अब क्लियर हो गया मैम? अभी भी डाउट है तो बिल्कुल। बता दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल उसको भी clear। कोई डाउट कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बहुत मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं नहीं, जैसे कल कल को आप किसी का प्रोफेशन बताते हो, या उसका वो कहेगा मेरा, अच्छा मेरे पैसों के बारे में मेरा नेचर बताओ कैसा है, मैं मनी कैसे हैंडल करता हूँ, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो ना मनी कैसे हैंडल करता होगा, मेरा बेसिक नेचर क्या है। मैं मतलब एक शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, या मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ। और यहाँ पर हम नजर आ जाएगा कि गुस्सा करता है या नहीं करता। अगर ये लॉन्ग वाला होगा तो हो सकता है ये कम करता हो, पहले सब्र रखेगा, 2-3 बार देखेगा, फिर गुस्सा करेगा। मैम इसका मतलब पाम जितना मर्जी लंबा हो, रेक्टेंगुलर में लंबाई में ज्यादा हो, फिंगर्स अगर छोटी हैं तो वो शॉर्ट में ही आएगा, इम्पल्सिव ही होगा। यस। ठीक ठीक। और देखो ना बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स क्यों ऐसे लड़ाई झगड़े करके मकान खाली करवा लेते हैं, उनके हाथ। मैम मैम जरूरी नहीं है कि फिंगर शॉट हो तो इम्पल्सिव होगा। फिंगर शॉट है और आपका पाम भी शॉट है, और आपकी जो नीचे की लाइन है थंब से, वो डाउन से बन रही है, तो हो सकता है वो शॉर्ट फिंगर भी ऊपर जाके खत्म हो मीडियम में, या मीडियम शॉर्ट में जाके खत्म हो। तो शॉर्ट फिंगर इज नॉट नेसेसरी कि वो मतलब शॉर्ट में गिनती होगी उसकी। नहीं, आप अगर मेजर कर लो तो बेस्ट है। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, अगर शॉर्ट फिंगर भी है और अगर आपके पाम का जो फर्स्ट डिवीजन आप थंब से ले रहे हो वो भी नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो वो शॉर्ट फिंगर भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन नीचे आ गया ना काफी। नहीं, अब मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। मैम मैं कह रहा हूँ कि एक सर ने बोला कि अगर शॉर्ट फिंगर है तो आदमी का पॉसिबिलिटी है कि वो शॉर्ट के अंदर ही आएगा। पर मुझे लगता है कि विदाउट अगर चेक शॉर्ट किए फिंगर है, तो विदाउट चेक किए तो हमें ऐसे बोलना ही नहीं है ना, हम मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन परफेक्शन के लिए हमें ये मेथड यूज करना चाहिए।
नहीं मैडम, मेरा कहना कुछ और था। वो मैं ये कह रहा हूँ, पाम बहुत लंबा हो तो वो, मैं शॉर्ट फिंगर की बात नहीं है। पाम बहुत लंबा है, उसके कंपैरेटिव ही तो शॉर्ट होगा वो तो। जब मतलब वैसे शॉर्ट फिंगर तो क्या पता चलेगी पाम। आपको हम बहुत जैसे ना, अभी जैसे अभी जो भी क्वालिटीज हम देख रहे हैं, हम जो पाम पे जो चीजें हमने पढ़ी है, हमने पाम पे क्या क्या चीजें पढ़ी है मुझे बताइए। उनका सबकॉन्शियस माइंड, उसका कॉन्शियस माइंड और सोसाइटी, इन तीनों चीजों में वो कैसे हैंडल करता है, वो हम पाम से देख रहे हैं अभी सिर्फ। उसमें उसकी वे ऑफ वर्किंग ये बता देगा। बाकी और पिक्चर छोड़ दीजिए, फिंगर्स लंबी छोटी छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये पढ़ी समझ लीजिए कि सैटर्न फिंगर या इसमें जहां आता है वो चीज आपको, एक तो आपका सबकॉन्शियस वाला जो कॉन्शियस कॉन्शियस हमने पढ़ा, ठीक है, सोसाइटी वाला पढ़ा हमने। जो तीन चीजें हमने पढ़ी, ये हमारे इसमें काम कैसे कर रही हैं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या चलता है, कल सुबह में पैसे लॉटरी ऐसी जाके मेरी टिकट निकल और मेरे पैसे मिल जाए। मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करता है कि मैं प्लान कर लूं कि मैं अगर आज इतने इन्वेस्ट कर दूं तो आने वाले टाइम में मेरे इतने आएंगे। मेरा सबकॉन्शियस चलता है पहले आज को ठीक कर लो, फिर कल देखेंगे। तो ये इस पे अप्लाई हो रहा है। फिर मेरा कॉन्शियस में मैं क्या करता हूँ, ये उस पे अप्लाई होगा। उतना आगे मत जाइए अभी कि फिंगर्स की साइज से फिंगर्स की क्वालिटीज क्या है, अभी आपने पढ़ी नहीं है अभी। अभी आपने सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ा है। तो हम, लेकिन हमें ये एग्जैक्ट पता लग जाए कि हमारा पाम हमें कौन सी कैटेगरी में डाल रहा है। तो उसके लिए हम अभी ये देखेंगे सोसाइटी में ये वाला पर्सन कैसे डील करेगा, ये कैसे डील करेगा, ये कैसे डील करेगा और ये कैसे डील करेगा। ये भी तो फर्क पड़ेगा ना, देखो। बिल्कुल। तो अभी हमें बेसिकली इसको इस पे लगाना है। मैडम, अभी आप प्रॉपर्टी डीलर का कह रहे थे कुछ, क्या वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, पाम भारी होता है क्या? मान लीजिए उसका लोअर वर्ड बहुत बड़ा हो, ठीक ठीक है। है, और उसका ये वाला पोर्शन शॉर्ट में आ रहा हो, ठीक है। तो वो कैसे काम करेगा। हाँ, तो इम्पल्सिव हो गया और लोअर वर्ल्ड तो लो क्वालिटी देता ही है। क्वालिटी देता है। और अगर ठीक है। उसका अपर वर्ड बड़ा हो गया और शॉर्ट हो गया, तो वो क्या लड़ाई झगड़ा करेगा या कहेगा मुझे तो जल्दी पैसे चाहिए। हम्म। फिर वो विजडम के साथ काम करेगा ना। सही तो बात। हमें वो वाले फैक्टर्स भी देखने हैं जो भी हमने पढ़े थे तीनों, अपर वर्ल्ड, ये प्रैक्टिकल और लोअर वर्ल्ड। तो अभी ठीक है। इस पे अप्लाई कीजिए इसको, फिर देखिए कमाल के रिजल्ट्स। आपने तीन चीजें कंबाइन कर दी। पहले आपने सबसे पहले इधर से डिविजन्स तीन करे थे, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और मीडियम, कॉन्शियस और मीडियम सोसाइटी। उसके बाद फिर हमने अपर वर्ल्ड देखा, मीडियम वर्ल्ड देखा और लोअर वर्ल्ड देखा। इन तीनों के क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल आ रहा है, ये हमारा मेंटल आ रहा है, ये हमारा लोअर लेवल का थॉट आ रहे हैं। तो इनसे हम इनको फिर लिंक कर रहे हैं। क्योंकि आप जब तक आपको लिंक्स करने नहीं आएंगे, वो मतलब ये सब पढ़ना बेकार है, तो बुकिश नॉलेज है। ये किसी भी किताब में पढ़ लो, आप कोई भी किताब ले लो और उसमें पढ़ लो। आप लोग को बुक्स पहुंची किसी को? नहीं पहुंची। नहीं नहीं मैडम, नहीं पहुंची। या तो ये दिवाली का रश है ना, बुक्स तो अगले दिन ही भेज दी थी, सबके कोरियर्स बना दिए थे, उसी दिन ही चली गई थी, क्योंकि रोज कोरियर्स निकल रहे हैं अभी दिवाली के, तो बुक्स तो निकल गई हैं। आ जाएगी फिर एक दो दिन में। हाँ, वो दिवाली का रश होगा इसलिए नहीं आ जाएंगी। लेकिन ये बुक्स में ये चीज नहीं समझाई जाती कि इसको पढ़ने का हम्म। फायदा क्या है। इसका पढ़ने का फायदा ये है कि ये तीनों वर्ड्स कैसे काम करते हैं, राइट। अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, क्योंकि अगर होगा तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो कई चीजें फिर से निकल के आएंगी। अब हमने क्वालिटी ऑफ द स्किन देखना है।
एक पर्सन के हाथ की क्वालिटी ऑफ द स्किन कैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग भी उसकी लाइफ बहुत चीजों में वैसी चलती है। एक क्वालिटी होती है सॉफ्ट या हार्ड। सबसे पहली क्वालिटी, आपने हाथ लगा के आप ऐसे ही देख के भी बता दोगे क्या ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, मतलब गुलगुला सा है या हार्ड सा लग रहा है। अब आपको मेरा हाथ कैसा दिख रहा है देखने में? सॉफ्ट। ठीक है, ये सॉफ्ट की तरफ दिख रहा है आपको। तो अब ये सॉफ्ट की तरफ अब हुआ है जाके, पहले तो ये इतना हार्ड था, पत्थर होता था। मैंने इसको कर करके इसको सॉफ्ट किया है। जितना सॉफ्ट होगा उतना आपका कंफर्ट जोन होगा लाइफ में। जितना हार्ड होगा उतना आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा लाइफ में। अब ये देखो, किसी किसी के घर में सारी फैसिलिटीज होती हैं, फिर भी वो पर्सन दिन रात काम कर रहा होता है। वो भी भाग भाग के इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर, मतलब उसको 1 मिनट की भी पेशेंस नहीं होती बैठने की कि घर में 10 एसी लगे हुए हैं लेकिन वो किसी एसी का सुख नहीं ले रहा। आप ये कह सकते हो। तो जितनी सॉफ्टनेस होगी हाथ इसमें, हाथ में, उतना ही आपका कंफर्ट जोन होगा। तो अब एक पर्सन आपसे आके पूछेगा कि मुझे कोई कंपनी खोलनी है, तो आप उसको बोलोगे, अगर उसका हाथ सॉफ्ट होगा तो कंपनी खोल ले, लेकिन अपना कंफर्ट जोन रखना अपने इसमें, क्या कहते हैं, ऑफिस में। वहां पे ऑफिस जरूर बनाना अपने लिए जहाँ तो कंफर्टेबल बैठता है, इन्हीं की लेबर के साथ बैठा है। हार्ड वाला फिर भी लेबर के साथ बैठ जाएगा, लेकिन इसको तो कंफर्ट जोन चाहिए कि इसने आवाज लगाई, पानी ला दो, चाय ला दो, ये कर दो, वो कर दो। हार्ड वाला खुद कर रहा होगा। तो हार्ड एंड सॉफ्ट का डिफरेंस आता है। और जब ये हार्ड हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि आप जो ऐसे इसको हाथ लगाते हो तो ये खुरदरा सा लगता है। सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है ना, ये बहुत खुरदरा सा लगता है, रफ लगता है। एक क्वालिटी होती है रफ। ऐसे लोगों को स्ट्रगल करना, इसलिए हमेशा हाथ मतलब हाथों को जितना अच्छा रखोगे लाइफ उतनी ही अच्छी होती जाएगी। जितना रफ होगा ये उतनी ही लाइफ में आपके स्ट्रगल होगा। फिर तीसरी क्वालिटी होती है कोर्स, कहते हैं इसको, COARSE। ये होता है जैसे कटा फटा, हाथ कट जाते हैं, फटे रहते हैं, स्किन फटती रहती है, कईयों को एलर्जीज होती रहती हैं, तो उनको हार्ड स्ट्रगल होता है उनकी लाइफ। उनको अपनी लाइफ में मेकिंग करने में बहुत मेहनत करनी, इसलिए इसको जितना सॉफ्ट रखोगे ये बेस्ट है। सबसे पहले तो इसको सॉफ्ट एंड हार्ड को चेक करना है, उसके बाद हमें देखना है ये रफ या कोर्स तो नहीं है। फिर फोर्थ होता है फ्लैबी। फ्लैबी का मतलब होता है लटका हुआ। जैसे बूढ़े लोगों का, जो अगर एक 80 साल के पर्सन का हाथ देखोगे तो उसका मांस लटका हुआ होता है। अब आज के यंगस्टर्स के हाथ देखोगे तो ऐसे लटके लुटके से हाथ मिलेंगे आपको, जैसे 80 साल के आदमी बूढ़े लोगों का, तो जो उसको कहते हैं फ्लैबी। तो इन लोगों की लाइफ में कोई एम नहीं होता, नो एम। उनको पता ही नहीं है करना क्या, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई एम नहीं है। ये इस टाइप के लोग होते हैं। ठीक, फिर आता है इलास्टिक। मैडम औरों को म्यूट कर दीजिए, बार बार आपकी स्क्रीन चली जाती है डिस्टरबेंस से। क्या चीज? मैडम औरों को प्लीज म्यूट कर दीजिए, बार बार आपकी स्क्रीन चली जाती है, कोई भी बोलता है ना एकदम। सब लोग म्यूट नहीं है? मैं कर देती हूँ, मैं देखा नहीं। सर आप सब म्यूट है, सब लोग म्यूट है। अब आपको अब ठीक है, इलास्टिक हैंड में ये बेस्ट क्वालिटी का हैंड है, इससे बढ़िया कोई हाथ नहीं होता। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जब हम इलास्टिक को खींचते हैं तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाता है। ऐसी जब आप इसको प्रेस करते हो क्या ये एकदम वापस आ जाता है? यस।
ये एकदम वापस आ जाता है, तो इसको इलास्टिक हैंड कहते हैं। जब इसको इलास्टिक हैंड कहते हैं, तो इलास्टिक का मतलब होता है लाइफ में आप जो भी कर रहे हो आप बैक अपनी जगह पे वापस आ जाओगे। मान लीजिए आप काम करने गए तो आप सक्सेस होके वापस आओगे, आप कुछ लेने गए आप सक्सेस होके वापस आओगे, तो आपकी लाइफ बैक टू नॉर्मल, बैक टू गुड क्वालिटी हमेशा चलती रहेगी। ये इलास्टिक हैंड होता है। अब ये हम पूरे हाथ में कहीं भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी इतना पोर्शन पढ़ा है, तो अगर मान लीजिए इस जगह पे ऐसे मैंने प्रेस किया और ये वापस नहीं आ रहा, ये यहाँ पे ढीला रह गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा मुंह यहाँ पर ये वाला पोर्शन वीक हो रहा है, तो मैं इमोशनली वीक हो रही हूँ अगर ये वापस नहीं आए तो। अब मान लो मेरा ये पोर्शन में प्रेस करूं और ये वापस नहीं आए, तो मेरा मरकरी वीक हो रहा है। मैं इसको प्रेस करूं और ये वापस नहीं आए, तो मेरा वीनस वीक हो रहा है। इस टाइम में अगर पूरे हाथ में कहीं भी प्रेस करूं तो मेरा हाथ वापस देखो अपनी जगह पे आता है। तो इसका मतलब ये पर्सन नॉर्मल है, ये स्ट्रांग है, इसका हाथ पूरा हाथ इलास्टिक है, ये पूरे हाथ में कहीं भी ऐसी चीज हो सकती है। इलास्टिक हैंड इज द बेस्ट हैंड। फिर एक हाथ होता है फ्लेक्सिबल हैंड। ऐसे लोग एडजस्टेबल होते हैं जिनका हाथ फ्लेक्सिबल होता है। आप हाथ को जितना मर्जी पीछे कर लो, क्या ये पीछे जा रहा है? नहीं। क्या मेरा अंगूठा बहुत पीछे जा रहा है? नहीं। किसी का हाथ प्रेस करो, देखो किसी का बहुत पीछे जाता होगा, वो पर्सन उसके हाथ फ्लेक्सिबल है। तो ऐसे लोग जिनके हाथ जितने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, हाथों को पीछे मोड़ने से, उंगलियों को पीछे मोड़ने से, वो लोग लाइफ में उतने ही एडजस्टिंग होते हैं। ये जितना हार्ड होगा, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहोगे, आप किसी के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को चेंज नहीं करोगे। तो अगर आपको अपने हिसाब से चलना है तो इसको हार्ड कर लो, लेकिन उसमें कई बार बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। चाहे वो घर हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो काम हो, आपको एडजस्टेबल बनना चाहिए। जितने एडजस्टिंग हो गया आप उतना अच्छा होगा। ये 6 टाइप्स के हैंड्स होते हैं जो हमें हाथ में देखने होते हैं कि एक पर्सन का हाथ में क्या इंडिकेशन दे रहा है। अब मेरे को देखो ये इतने हार्ड है कि मुझे चूड़ी पहनने में इतनी दिक्कत होती है। जिसका फ्लेक्सिबल होगा वो सबसे छोटा साइज लेगा और ऐसे चढ़ जाएगी, तो इसका तो लाइफ में इतना एडजस्ट कर रहा है ना कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरे लिए हर चीज स्पेशल लानी पड़ेगी, तो वो ये नेगेटिव भी हो जाता है। बुक्स में आप पढ़ोगे तो दूसरे तरीके से नेगेटिव है। बुक्स में लिखा होता है कि फ्लेक्सिबल हैंड्स वाले एडजस्टेबल होते हैं, तो वो अपने बात मनवाने के लिए किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं, अपनी जगह बनाने के लिए घर में हाँ मिला देते हैं टेम्परेरी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब तक हमारी नेचर में बैड क्वालिटीज नहीं होंगी तो ऐसा क्यों होगा? मैं नहीं मानती उस चीज को। एडजस्टेबल होना बुरा नहीं है, लेकिन इस लिमिट तक जहां आपको नुकसान नहीं होगा बस, या आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये 6 टाइप्स के हैंड्स होते हैं, एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल, ये सारे। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? क्योंकि ये हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आप किसी का हाथ टच नहीं करोगे, या आपको लोग अपने घर में जितने लोग हैं उन सबके हाथ टच कर करके आपको देखना पड़ेगा कि किसका हाथ फ्लैबी है, किसका रफ है, किसी का मांस तो नहीं फट रहा है, किसी का रफ तो नहीं हो रहा, किसी का कटा फटा तो नहीं है, किसी का हाथ पूरा हाथ दबने से सही है, कहीं पे कम है। तो ये सब चीजें आप चेक कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस? बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको कंप्लीट करके फिर हम आगे मेजर टॉपिक्स पे जाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब हमें उस टाइम हेल्प करते हैं जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं, इनको देखकर हम बहुत सारी चीजें, लोगों का नेचर, पर्सनैलिटी बहुत कुछ बता देते हैं, क्योंकि लोग हमारे से पूछते हैं आके। अब आप आ जाओ पाम पे। है ना? अब हम अगर पाम की बात करें, तो हमारे हाथ में जो पाम होता है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक।
इतना पोर्शन हमारे पाम का है, ये हमारी हथेली है, पाम है, ये हमारी हथेली है। और इस हथेली को देखकर हम बहुत सारी चीजें किसी को बता सकते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये नैरो है या वाइड है। हमारी हथेली नैरो होती है या वाइड होती है। जब हम एक हाथ देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है, अरे इसको जगह कम मिली है, इस हाथ को जगह कम मिली है। मान लीजिए ये हाथ इतना सा होता तो ये नैरो होता, और अगर ये इससे ज्यादा बड़ा हो जाता तो ये वाइड हो जाता, इधर फैल जाता। तो इसको नैरो और वाइड कहते हैं। ये बैलेंस्ड होना चाहिए। अब इसमें आपको ये नैरो लग रहा है या वाइड लग रहा है, या ये बैलेंस्ड लग रहा है? जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो हम उसमें दिखाऊंगी मैं आपको कैसे कई लोगों के हाथ यहाँ से बाहर निकले होते हैं, कई लोगों के ऐसे हाथ पिचके होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो नैरो और वाइड ऐसे डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। मैम बैलेंस्ड लग रहा है ये बैलेंस लग रहा है आपको, ठीक है। तो ना ये नैरो में है ना ये वाइड में है। जो नैरो हैंड्स होते हैं उनको ये जगह कम मिलती है क्योंकि ये तीनों चीजें कम हो गई। तो फिर क्या इसको हम क्या क्या बोलेंगे उनकी लाइफ में, जब ये तीनों चीजें कम हो जाएंगी तो अच्छा होगा या बुरा होगा? ये थोड़ा मैम कम हो जाएंगी लाइफ में। वीक हो जाएगा ना, वीक इन इवेंट्स। जो ये इवेंट्स जो भी इनकी लाइफ में चलते हैं वो थोड़े कम मिलेंगे इनको। इनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी चीज को डाल देने के लिए। मैम आपने क्या बोला? बबीता मैम आप क्या क्या बोल रहे थे? मैम मैंने कहा था उनकी लाइफ में सब इवेंट्स कम हो जाएंगी। उनकी लाइफ के सारे इवेंट्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो कि उनकी लाइफ के सब इवेंट्स कम हो जाएंगे। और अगर बहुत वाइड हो जाएगा तो एक्स्ट्रा वाइड अगर हो गया तो एक्सेस हो जाएगा। तो किसी भी चीज की अति अच्छी होती है क्या? नहीं मैम, मैम फिर वही डिपेंड करेगा ना कि कहाँ से वाइड हो रहा है, लाइक कौन सा पोर्शन। वो वाले कुछ पोर्शन से रिलेटेड इवेंट उनकी लाइफ का खराब हो जाएगा। तो अगर ये एक्सेस हो गया इवेंट्स में या वाइड हो गया ना कम हो गया तो ये अच्छा नहीं हुआ। तो इसको बैलेंस्ड होना चाहिए, कि जितना बैलेंस्ड होगा हर चीज वहीं आके खड़ी हो जाती है कि बैलेंस इज द बेस्ट। जैसा हाथ उसी के हिसाब से अगर ये बैलेंस्ड होगा तो ये बेस्ट होगा। राइट, जैसे जितना ही बैलेंस्ड होगा उतना ही होगा। अब तीसरी चीज आती है, मैडम वाइड और नैरो को मतलब रीड कैसे करेंगे? जैसे हमने लंबाई तो लीड करी थी, वो पता कैसे चलेगा कि ये ज्यादा नैरो है? आपको देख के ही पता लग जाएगा। देखते हो, अगर एक हाथ है अभी आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड प्लीज, चलो होल्ड करना आप लोग। मैडम इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती क्या? नहीं, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती सर। मैम एक ग्रुप पे भेजा है मैंने हैंड, क्या वो वाइड है? सर आपने जो हाथ भेजा है ना उसको मैं आपको भी आज पहले ये बताऊंगी कि किसी के भी हाथ की फोटो खींचनी है तो कैसे खींचनी है।
ठीक है, अभी हम ये चेक करेंगे पहले कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड होगा तो ये बेस्ट है। फिर ये हो सकता है फ्लैट हो, बिल्कुल पिच का हुआ, ऐसे दबा हुआ, और या फिर ये बहुत उठा हुआ हो सकता है। ये फ्लैट हो सकता है जिसको हम कहते हैं बिल्कुल प्रेस्ड होगा, या फिर ये वो होगा, क्या कहते हैं, हाई हाई होगा। इस पर्सन जो जिसका फ्लैट होगा, सारा माउंट्स पर जो दबे हुए होंगे, वो डरपोक होता है, उसको डरपोक बोलते हैं। हमेशा डर डर के रहेगा। और जिसका बहुत उठा हुआ होगा वो ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा। आपको देख के ही समझ आ जाएगा सर। और जरूरी नहीं है कि पूरा पाम ही ऐसा हो, बीच बीच में भी हो सकता है। फिर उसके अलावा एक होलो होता है, गड्ढा बीच का, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंटर में, वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। वो गड्ढा अलग अलग जगहों पे भी बन सकते हैं, हाथ में, किसी के हाथ पे किसी अलग अलग एरियाज में भी बन सकते हैं। कहने का मतलब ये यहाँ से चौड़ाई में पतला मोटा हो सकता है, ये यहाँ से उठा हुआ और दबा हुआ हो सकता है, और ये बैलेंस्ड हो सकता है, और यहाँ पर ये वाला जो गड्ढा होता है ये नॉर्मल हो सकता है, या प्रेस्ड हो सकता है, या खराब हो सकता है। अब ये वाले पॉइंट्स अगर हमें किसी के हाथ में देखने हो, तो अगर हम पिक्चर निकालें कोई किसी की, तो हम उस पर शेयर करते हैं, देखते हैं। अब आपको ये हाथ क्या लग रहा है? सबसे पहले तो इसका स्किन का टेक्सचर देखिए, क्या आपको इसका स्किन का टेक्सचर अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है? मैम सॉफ्ट लग रहा है। कितना सॉफ्ट लग रहा है देख के? क्या ये इलास्टिक लग रहा है देखने से ही कि ये मैम थोड़ा सा ढीला लग रहा है। मतलब लटका हुआ है, या फिर मतलब वैसे उस टाइप का, या नॉर्मल? नहीं, लटका हुआ नहीं है, पर थोड़ा ढीले की तरफ ही है। लटका हुआ तो नहीं कहेंगे, पर उतना डायरेक्ट मतलब वो नहीं है। जो सॉफ्ट वाले होते हैं उनका इतना हो जाता है। हम्म। ठीक है, तो ये सिर्फ वो मतलब ये नेगेटिव में नहीं किया, ये सॉफ्ट किया, तो ये पर्सन कंफर्ट जोन में रहेगा। ठीक है, क्या ये इलास्टिक लग रहा है आपको? यस मैम, क्योंकि थंब इनका है ना, वो हो रहा है, प्रेस हो? कितना प्रेस हो रहा है। नहीं, तो ये फ्लेक्सिबल हो गया। ये फ्लेक्सिबल हो गया मैम। हाँ, ये फ्लेक्सिबल हो गया। इलास्टिक वो होता है कि प्रेस करो तो वापस आ जाए। कहीं पे गड्ढा वड्ढा दिख रहा है आपको कि दब रहा है या ऐसे कुछ पिचका हुआ है? नहीं। तो ये एक हेल्थ, और क्या ये यहाँ से बहुत बाहर निकल निकल रहा है? नो मैम। नहीं। क्या ये यहाँ से बहुत बाहर निकल रहा है? नहीं। क्या ये इन सब जगहों से बहुत ऊपर उठा हुआ है? नहीं। क्या ये इन जगहों से बहुत दबा हुआ है? नहीं। क्या बीच का गड्ढा बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है? नहीं। तो ये एक तरीके से, अब बिल्कुल परफेक्ट तो कोई भी नहीं मिलेगा। आज की डेट में ये एक बैलेंस्ड हैंड की तरह काम करता है, कि ये पर्सन इलास्टिक भी है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है, सॉफ्ट है जिसको कंफर्ट जोन मिलेगा, और ये क्या कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत फ्लैट या बिल्कुल वाइड है, बहुत नैरो या थिक भी नहीं है, ऐसा कुछ भी हमें इसमें नहीं इंडिकेट हुआ। तो एक नॉर्मल हैंड है ये। अगर अब हम कोई और हैंड देखें, मैम लेकिन इसमें ना वो जो वीनस जोन था उसमें ब्लू वेन्स दिख रही थी। हाँ वो अलग चीज है। अभी हम ये देख रहे हैं, जो पॉइंट्स अभी हम पढ़ रहे हैं। अब इनका स्किन देखो। मैम जो पिछला हाथ था उसमें मून के पास एक गड्ढा था, तो वो क्या करेगा? वो टेम्परेरी था सर, वो ऐसा वो इमोशनल इमोशनल वीकनेस दे देगा, या इमोशनल डिस्टरबेंस दे देगा। ठीक। ठीक है ना? परमानेंट होगा तो फिर वो लाइफ लॉन्ग देता रहेगा। अब ये वाला हाँ। देखिए, क्या ये नॉर्मल बैलेंस हैंड दिख रहा है आपको? नहीं ना। नहीं मैम। नीचे से यहाँ से हमें चौड़ा दिख रहा है, यहाँ से हमें पतला दिख रहा है, यहाँ से हमें बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है। अगर अभी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं कि टेक्सचर ऑफ द स्किन कैसा है, तो क्या ये सॉफ्ट या हार्ड किस में आता है?
हार्ड में ही आता है मैडम। हार्ड में है मैम ये तो। हार्ड की तरफ जा रहा है। फिर क्या ये कटा फटा सा है? नहीं। क्या ये रफ, वो वैसे रफ फीलिंग दे रहा है? रफ फीलिंग तो दे रहा है मैडम। फीलिंग दे रहा है। क्या ये एक इलास्टिक फीलिंग दे रहा है? नहीं। क्या ये फ्लैबी फ्लैबी फीलिंग दे रहा है? फ्लेवी की तो दे रहा है। की तो दे रहा है, देखो एकदम आप बोले ना कि फ्लैबी की तो दे रहा है। ठीक है। अब कहीं अब इलास्टिक में ये पूरा इलास्टिक है क्या? देखो यहाँ अगर फ्लैट तो नहीं रहा। यहाँ पर प्रेस्ड आ रहा है, यहाँ पर प्रेस्ड आ रहा है, ये फ्लैबी और हार्ड की। अगर हम स्किन का टेक्सचर देखें तो ये फ्लैबी और हार्ड की फीलिंग दे रहा है। और जो भी अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या ये एक वाइड हैंड है नीचे से वाइड है मैम। और ऊपर से नैरो है। नैरो है, हाँ। ये वाइड और नैरो का मिक्सचर है। तो इस एरिया के कामों में वाइड की क्वालिटीज आ जाएंगी और इस एरिया के कामों में नैरो, नैरो की। है ना। फिर क्या ये फ्लैट हो रहा है कहीं से? हाँ, मून तो फ्लैट लग रहा है इसका। मून फ्लैट लग रहा है। और वीनस का ज्यादा उठा हुआ है। इसका ज्यादा उठा हुआ है तो यहाँ पर हमें फ्लैट भी दिख रहा है और हमें ओवर डेवलप्ड भी दिख रहा है। तो ये बैलेंस नहीं हुआ। तो क्या ये बैलेंस्ड हैंड है? नहीं। नहीं, अब बैलेंस्ड है। अब इनका सेंटर देखो, क्या हॉलो है कहीं से? यस मैम होलो है। में से बिल्कुल सेंटर। नॉर्मल हॉलो है या ज्यादा हॉलो है? ये देखो। मैम मुझे तो ज्यादा ही होलो लग रहा है। बाकी सबको जो मैम हमारे नॉर्मल नॉर्मल कह सकते हो, बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि कुछ हैंड उन्होंने फोटो भी ऐसे खिंचवाई हुई है, थोड़ा सा अंदर इनवर्ड की तरफ खिंचवाई हुई है। अगर थोड़ा फोटो थोड़ा हाथ खोल के खिंचवाए, मतलब थोड़ा सा सीधा करके खिंचवाएंगे तो उतना हॉलो आएगा नहीं। क्योंकि जब ये माउंट्स उठेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ तो दबेगा ही ना। लेकिन यहाँ पर एक जैसे कहते कि वो गहरा सा गड्ढा बना देते हैं हम। मान लो हम दिया बना रहे हैं तो बीच में हमने उसको दबा दिया, क्या वैसा गड्ढा है यहाँ पर? नहीं, वो नहीं है। उतना ज्यादा तो इतना ज्यादा नहीं है ना मैम। नो मैम। और यहाँ पर ये ज्यादा लग रहा है मैम। यहाँ पर इसको हॉलो बोलेंगे। हाँ, ये हॉलो है। ये हॉलो है। ये तो बिल्कुल मैम अच्छे से दिख भी रहा है किसको कह मैम। रहे हो मैम, आप किसको कह रहे हो? ये जो पोर्शन नीचे टेबल बना हुआ हाँ, ये हॉलो, हाँ जी। ये हॉलो है। फिर यहाँ पर हॉलो हो रहा है थोड़ा सा। हम्म मैम मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे नीचे जो हॉलो बना रहा है वो एक पिरामिड की शेप भी दे रहा है, तो यस। वो कुछ, तो वो मतलब कुछ अब इसको इंडिकेट। हम कैसे वो इंडिकेट कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा। तो जब आप लाइंस पढ़ोगे और आप इस ट्रायंगल का मतलब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा ना। हम्म, जो हम पढ़ाऊंगी तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है फियर फ्रॉम पीपल। तो इनको लोगों भीड़ में जाना, लोगों के साथ रहना, इधर उधर जाने में डर लगता होगा या घबराहट होती होगी। अगर मैं इनको बोलूं दिवाली के मेले में चलो तो ये मेरे साथ नहीं जाएंगे। मैं इनको बोलूं एक पार्टी है तो ये मेरे साथ नहीं जाएंगे। एक तो दबा हुआ है, ऊपर से ट्रायंगल है। और मैम जो इनकी मतलब सन इसका दम घुटता होगा। इनका दम घुटता होगा। यस। ठीक है ना। यही जैसे जैसे भी आप चीजें पढ़ते जाओगे तो ऐसे जब हाथ सामने आएंगे तो आपको याद आ जाएगा उस पर्सन का कितना हॉल होता है। देखो अब इसमें मैम जो सन फिंगर्स में ये जो लाइन आ रही है ये क्या बताती है? ये वाली, नीचे आ रही है मैम। नीचे यहाँ पे ये ये। ये एक नस फूली हुई है कोई। ये तो बीमारी दिखाती है, कोई नस फूली हुई है। ये लाइन नहीं है ये मैम, ये नस फूली हुई है कोई। ओके। मैं फिंगर्स भी काली है ना, ये ब्लैक कलर कहेंगे ना बीच में से। ब्लैकिश की तरफ जा रही है तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकती है इनको। ठीक। ठीक है ना। इस पर पर टिप्स ठीक है इनके अभी, तो इनिशियल स्टेज ही होगा। ये हो सकता है। अब अगर हम इस हाथ में देखें तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा?
पहले तो ये वेरी लॉन्ग में ही चला गया। यहाँ से हथेली देखो कितनी लंबी है। मुझे लगता है इसको अगर हम मेजर करें तो ये वेरी लॉन्ग में ही जाएगी, इसको तो क्रॉस ही कर जाएगी। फिर क्या ये बैलेंस्ड पाम है? मैम वेरी लॉन्ग, मैडम वेरी लॉन्ग तो ऊपर हो जाएगा ना, फिंगर्स हथेली लंबी है तो हाफ से थोड़ा सा ऊपर ही मैम जा लॉन्ग पाएंगे। लॉन्ग में जाएगा मैम, वेरी लॉन्ग में नहीं जाएगा। हाँ हाँ, तो मतलब लॉन्ग भी वेरी लॉन्ग के क्लोज ही होगा। मैम, फिंगर नहीं इतनी मैम, लंबी नहीं दिख रही, वही नहीं होगा। ये पाम ज्यादा लंबा है, जो मैं पूछ रहा था वही चीज है, ये पाम बहुत लंबा है और फिंगर्स कंपैरेटिवली छोटी है उससे, ठीक है, हाफ तक चली जाएंगी बस। वो फैक्टर अलग है। अभी हमें अगर इनकी वो देखनी हो तो हमें फिंगर की मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। अगर मैं इसी फिंगर को एज इट इज मेजर करती हूँ तो ये 5 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से मेजर करूँ तो ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है। हाफ पे आ गया ना वो, बिल्कुल हाफ पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मीडियम हो गया है। तो मीडियम हो गया ये तो। अभी हमने अपने अंदाजे नहीं लगाने हैं, हमें ये देखना है कि ये कितने सेंटीमीटर पे जा रहा है। इसकी ये इसका इनका 10 सेंटीमीटर पे आ रहा है और यहाँ पर इनका 5 सेंटीमीटर पे आ रहा है। यस, बिल्कुल मीडियम हो गया। अब इसका मतलब ये पर्सन यहाँ पर आती होगी इनकी ये उंगली। अब ये चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, लेकिन इसने क्या आंसर दिया? मीडियम। मीडियम। और हम अंदाजा लगा रहे थे कि ये लंबा होगा, फिर वो वेरी लॉन्ग होगा, ये होगा। हम ऐसे मतलब अपने तुक्के मार रहे थे ना। अगर हमें परफेक्ट आंसर चाहिए तो अब ये पर्सन बिल्कुल इस मामले में मीडियम पे चल रहा है। अब क्या ये पाम इक्वल है? इनका हॉलो देखो, उससे ज्यादा है या कम है? कम ही है मैम। कम है मैम। जो पहला हाथ देखा था वहां के कंपैरेटिव ये ज्यादा प्रेस्ड है या कम प्रेस्ड है? इस पर इस पर्सन के माउंट्स के हिसाब से ही देख लेते हैं। नॉर्मल प्रेस्ड है तो ये खराब नहीं है। और कहीं गड्ढे दिख रहे हैं हमें? नो मैम। नॉर्मल दिख रहे हैं। अब हमें एक नजर में देखने में हमने कुछ और मीनिंग निकाला, लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये मीडियम है। तो मीडियम वाला पर्सन कितना बैलेंस्ड होगा अपनी लाइफ में, और हम कुछ और बोल रहे होंगे। मेजर करके देखना इज मच बेटर, बजाय इसके कि हम अंदाजे से। राइट? एनी डाउट्स? बड़े नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हो जाएंगे साथ साथ। फिर उसके बाद फिर मेजर टॉपिक शुरू होते हैं, फिर मजा आता है। हाथ के ऊपर जो हमारे बाल होते हैं, ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं? हमारे हाथ पर बाल होते हैं, ये हमें बैक साइड से देखने हैं, ठीक है। अब वैसे तो देखो, अगर देखा जाए तो पूरे हाथ के बाल भी यही बताते हैं जो हमारे यहाँ पर बाल बताते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतने पोर्शन तक लेंगे क्योंकि हम सिर्फ हैंड रीडिंग कर रहे हैं। और लेडीज क्योंकि आजकल वैक्सिंग करा लेती हैं, लेकिन उनकी पोर्स नजर आती हैं, ठीक है। तो जब आप एक हाथ देखते हो बैक साइड से, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो इसका पाम है, पाम पर बाल है या नहीं, हम पहले वो चेक करना है। उसमें भी फिर कैटेगराइज करना है उसको। स्टेप 1 क्या है? हेयर ऑन द पाम। स्टेप 2 है हेयर on the lower core of the fingers.
और स्टेप 3 क्या है? हेयर ऑन द अपर पोर ऑफ द फिंगर्स। आपने ये 3 चीजें देखनी है कि एक पर्सन के हाथ पे इस पोर्शन पर बाल कितने हैं, फिर उसके लोअर पोर पे कितने बाल हैं, इस पोर्शन पे बाल कितने हैं, लोअर पोर पे बाल कितने हैं, ऐसी अपर पोर पे बाल कितने हैं। सेम इधर थंब पे आएगा, हेयर ऑन द थंब। ठीक। अब जब हम बाल पीछे का पोर्शन देखते हैं तो जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है ये हमारा इनर कॉन्फिडेंस है, जो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हो सकता है आज दिख रहा नहीं हो, लेकिन कल मैं सोसाइटी के सामने खड़ी हो जाऊं तो मेरे को बहुत कुछ आता होगा, या मेरे को अगर कोई गाइड कर देगा तो मैं बोल पाऊंगी। आपसे कोई पूछने आए कि क्या मैं ये वाला बिजनेस अकेले कर सकती हूँ, क्या मैं उसकी गाइडेंस लेकर कोई नया काम स्टार्ट कर लूं, क्या मैं सोसाइटी के सामने 4 बातें कर पाऊंगी, क्या मैं ये वाला बिजनेस कर पाऊंगी, कुछ भी। तो अब वो अकेले काम करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है आपसे, तो हमें सबसे पहले उस पर्सन का इनर कॉन्फिडेंस चेक करना है, क्या उसके अंदर इनर कॉन्फिडेंस है। अगर हम उसके लोअर बाल देखेंगे, ये वाले इस पोर्शन पे बाल देखेंगे तो हमें उसका इनर कॉन्फिडेंस पता लग जाएगा। यहाँ नीचे से शुरू होंगे और ऊपर की तरफ जाते हैं, कई लोगों के पूरे ऊपर तक होते हैं, कई लोगों के सिर्फ साइड्स पे होते हैं, कई लोगों के इतने से टुकड़े में होते हैं। तो जिसके जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो इनर कॉन्फिडेंस उसका स्ट्रॉन्ग होगा। जितने ज्यादा बाल उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा है। अब लेडीज जब वैक्सिंग करा लेती हैं तो उसका यहाँ पे पोर्स दिखते रहते हैं, तो जितने एरिया में उनके पोर्स नजर आ रहे हैं आपको, समझ लो वो उतनी कॉन्फिडेंट है। अगर आपके बाल नहीं है किसी के, नो हेयर, तो नो हेयर का मतलब होता है यू नीड अ सपोर्ट टू डू समथिंग। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो यू नीड अ सपोर्ट। जब आपका कॉन्फिडेंस लैक करेगा तो आपको सपोर्ट चाहिए। ये तो हो गया एक नेचर में उसकी नेचर और पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या नेचर है उसका, उसका जो पर्सनालिटी है उसमें कितना कॉन्फिडेंट है वो। तो ये वो वाले बाल है कि नेचर एंड पर्सनालिटी में आपके कितने कॉन्फिडेंस है। ये जो लोअर पोर है ये है कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, आपका बोलने में कॉन्फिडेंस कितना है। क्या अगर मैं अच्छा ऑल ऑफ अ सडन 10 लोगों के सामने खड़ा कर दूं कि परमिस्ट्री के ऊपर 4 बातें बोलो, तो क्या मैं बोल पाऊंगी? मैं आपको किसी ऐसे मिनिस्टर के सामने बिठा दूं तो क्या मैं उसका वो हाथ देख पाऊंगी? तो ये वो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। अगर आपको मतलब आप देखोगे बहुत सारे पॉलिटिशियंस बैक में रहते हैं, बहुत फ्रंट में रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं, बहुत सारे टीचर्स बात ही नहीं कर पाते हैं। तो आप किसी भी पर्सन के साथ कितना कॉन्फिडेंटली अपने व्यू पॉइंट को रख सकते हो, ये वो कॉन्फिडेंस, योर व्यू पॉइंट, ठीक है। और अगर आपके अपर पोर में होंगे तो यू विल कन्विंस द अदर पर्सन, कन्विंसिंग पावर। डंडे के जोर में भी मनवा लोगे कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सही है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, इतना एक्सेस में आ जाता है।
और अगर ये थंब पे होता है तो मैथमेटिकल क्वालिटीज के मास्टर होते हो ये, मास्टरी इन मैथमेटिकल क्वालिटीज। एक्सक्यूज मी मैम, मैम कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल टाइम पे आई मीन प्रॉम्प्टली बोलते हैं मैम, लाइक आपको कुछ, मुझे आता है सब कुछ फॉर एग्जाम्पल, बट मैम जब बोलने का टाइम आता है तो कई बार क्या होता है कुछ लोग नहीं बोल पाते, मैंने देखा है। मतलब मुझे पता सब कुछ है बट ऑन द स्पॉट राइट टाइम पे राइट टॉक, लाइक कुछ लोग नहीं कर पाते बट कुछ लोग बहुत कॉन्शियसली कर पाते हैं मैम, उनमें क्या डिफरेंस होगा? कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि मैंने ये वाली बात वहां पे बोल दी होती, मुझे पता भी थी लेकिन मैं बोल नहीं पाया। ये बहुत लोगों के साथ होता है। वो यहाँ से देखा जाता है, जो हमारा मरकरी का माउंट होता है ये जितना छोटा होता है और ये फिंगर जितनी नीची होती है, क्योंकि ये उतना ही वो पर्सन किसी के सामने नहीं बोल पाता ऑन द स्पॉट। राइट ये हमारा डेली चेंज हो रहा है तो ये इम्पैक्ट कर देता है। मैम, इनका हेयर से कोई मतलब नहीं? इनका हेयर से उनको अगर हेयर होते तो उनको पता कॉन्फिडेंस है ना बोलने का, लेकिन फिर भी नहीं बोले क्यों? या तो ये है कि उनको पता ही नहीं क्या बोलना है, वो तो प्रॉब्लम नहीं बता रहे ना। नहीं मैम, नहीं मैम, एक्चुअली द थिंग इज दैट कि लोगों को पता होता है कि राइटली सेट कि उनका आंसर क्या होना है बट वो राइट टाइम पे नहीं बोल पाते। जहाँ बाल हुए तो उनको वो वाली बात पता होती है कि क्या बोलनी है, हाँ लेकिन जी। झूठा हो गया इसलिए वो बोल नहीं पाए, क्योंकि ये उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है, ऑन द स्पॉट प्रेजेंट सिचुएशन होती है ना। हम्म। तो आपने मुझे अभी ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और मेरे यहाँ पर बाल हैं, मुझे इसका आंसर पता तो है लेकिन मैं फिर भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही, तो मैं आपसे, और ये छोटा हो तो मैं आपसे कहूंगी मैम मैं आपको कल अगली क्लास में बताऊंगी, ऑन द स्पॉट आंसर नहीं दे पाऊंगी अगर ये बहुत छोटा होगा तो। राइट मैम, मैंने देखा जो लोग डिबेट्स में जाते हैं उनका मैंने देखा ये वाली फिंगर लंबी होती है मैम। फिंगर लंबी होती है और ये वाला एरिया बड़ा हो जाता है उनका, ये बहुत नीचे नहीं जाता। अगर ये यहाँ चली जाती तो फिर मैं आपसे बोलती कि मैम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर दूंगी। मैम मैंने एंकर्स का देखा है, जो हैंड होता है उनकी फिंगर लंबी होती है मैम, न्यूज एंकर्स की मैम। क्योंकि वो उसको उसको उसी टाइम यूज कर पाते हैं ना फिर। राइट मैम। तो दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस आया, यहाँ पर उसको बोलने की एबिलिटी है। यानी कि मैम उनमें दोनों चीजें होनी चाहिए, उनके उनके पोर भी होंगे और ये मरकरी माउंट भी होगा। दोनों चीजें। जी मैम, ओके, थैंक यू मैम। इसमें यू नीड अ सपोर्ट, आप अकेले नहीं काम कर सकते। ठीक, बेसिकली ये सब चीजें देखी जाती है। जब हम थंब को देखते हैं तो हम ये जब बोलते हैं कि मास्टरी इन मैथमेटिकल क्वालिटीज, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज में मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, वो किसी भी सब्जेक्ट को मैथमेटिकल शेप दे देते हैं। एक सर है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को इस लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कि उस बच्चों को ये चीज याद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसे देखना ही हमारा 90 डिग्रीज का एंगल है, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया ये 45 डिग्रीज का एंगल है, ये इतने डिग्रीज का एंगल है, तो इस तरीके से पढ़ा देते हैं कुछ लोग। मतलब वो अपने तरीके निकाल लेते हैं कि 90, वैसे तो हम 90 डिग्रीज का एंगल पढ़ रहे हैं, हमारे 80 डिग्रीज का पढ़ रहे हैं, बात एंगल्स के डिग्रीज की नंबर्स की कर रहे हैं, लेकिन उसको एक नई शेप दे दी। अब अगर हम उन दोनों दो लोगों को देखें, जो लोग जानते हैं, एक उमंग सर है, एक प्रदीप सर है। उमंग सर ने क्या किया, एस्ट्रोलॉजी को मैथमेटिकल शेप दे दी, और प्रदीप सर ने इस लाइन में ना होते हुए भी उसकी एक वेबसाइट बना दी, सॉफ्टवेयर बना दिया। तो उन दोनों के हाथों में कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत जबरदस्त बाल होंगे। जी मैम। आप कभी नोटिस करोगे तो ऐसे लोगों के, जो लोग मैथ्स को यूज करके कुछ डिफरेंट कर देते हैं, उनके यहाँ पर पोज होंगे। मैम जो फिर मैथ्स के टीचर हैं इसमें होते हैं मैम, जिन्होंने पीएचडी वगैरह की होती है, उनके भी हो सकते हैं? Exactly. बिल्कुल। जी मैम।
इसके साथ फिर हम कलर ऑफ द हेयर चेक करते हैं कि बालों का कलर कैसा है। जितना डार्क होगा ब्लैक, उतने ही वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, एडमेंट होंगे। आप लेडीज के देखो, जिन लेडीज के हाथों में ज्यादा बाल होंगे वो कहीं भी खड़े होकर कुछ भी मतलब अपना किसी ग्रुप के लिए भी लड़ लेंगी, अपने काम भी निकलवा लेंगी। वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग और एडमेंट होते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों के बाल थोड़े से ब्राउनिश होंगे वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग तो होंगे लेकिन सॉफ्ट भी होंगे साथ में, उनके अंदर हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन एक सॉफ्टनेस आ गई। जिन लोगों के व्हाइटिश बाल होते हैं वो वीक हो जाते हैं। क्योंकि आप देखो ओल्ड एज में लोग जैसे जैसे व्हाइट बाल होते जाते हैं लोग वीक होते जाते हैं। लेकिन अगर एक यंगस्टर के बाल व्हाइट है तो वो वीक होगा, उसके अंदर वो नहीं होगा। जो लोग जिन लोगों के बाल जैसे फॉरनर्स के गोल्डन होते हैं, ठीक, गोल्डन कलर बेसिकली उस चीज का कलर है, क्या कहते हैं, एंजॉयमेंट का। दे सेलिब्रेट लाइफ, दे एंजॉय लाइफ। और अगर ग्रीन कलर होगा तो एडवेंचरस हो जाएगा। तो इसीलिए फॉरेनर सबसे ज्यादा एडवेंचरस और एंजॉयमेंट वाले होते हैं, क्योंकि वो अपने बालों के कलर भी कराते रहते हैं रंग बिरंगे, और साथ में गोल्डन कलर बहुत होता है उन लोग का। तो वो हमेशा एंजॉयमेंट और एडवेंचर में रहते हैं। जितना ब्लैक उतना ही आप स्ट्रांग हो और अपने बात पे एडमेंट और रिजिड हो। जितना ब्राउनिश हो आप स्ट्रांग तो हो लेकिन थोड़े सॉफ्ट हो जाते हो। जितने व्हाइटिश होते हैं आप वीक होते हो। जितने गोल्डन ग्रीन ये सारे कलर्स होते हैं ये सब एडवेंचर्स के कलर्स, फन लविंग, रिस्क टेकर्स, कुछ भी मस्ती करने के लिए, चलो ट्रैकिंग पे चलते हैं, चलो ये कर लेते हैं, कुछ भी ऐसे। यही बाल यही चीज सिर के बालों पे भी अप्लाई होती है। ऐसे लोगों को अपने जो हेयर कलर कराते हैं वो कलर ही यही कराते हैं। अभी मेरे सिस्टर लॉज के दोनों बच्चों ने, एक ने ग्रीन कलर करा दिया, एक ने ब्लू करा दिया है। वो दोनों हॉस्टल चले गए हैं अभी उसके लिए, मास्टर्स के लिए। तो मैंने कहा अपना रास्ता बनाने के लिए तुम लोगों ने बालों का इस्तेमाल कर लिया। तो ये बेसिकली लाइफ में कलर ऑफ द हैंड हमें ऐसी सारी क्वालिटीज बता देता है। तो अगर हम एक बच्चे के हाथ में देख रहे हैं कि वो साइंटिस्ट बन सकता है और वो मैथ्स को यूज करके कुछ बहुत अच्छा कर सकता है, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि यस गो अहेड। यहाँ पर उसके डार्क बाल है, यहाँ पर भी उसके पोर्स पे भी बाल है, तो हम उसको यस बोल सकते हैं कि वो इन चीजों को यूज करके बहुत अच्छे से। तभी हम पूरा हाथ देखते हैं, हम लोग उस समय हम लोग को नहीं बता रहे होते, लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे पॉइंट्स रखते जाते हैं कि ये पॉइंट्स हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, आप लोग थके तो नहीं, एक टॉपिक और कर ले। हमारे जीवन में 5 तत्व हमें रूल करते हैं। 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारी लाइफ को रूल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में लिखा हुआ है कि स्पेस को एस्ट्रोलॉजी में या केमिस्ट्री में और किसी भी ऑकल्ट साइंस में कोई स्पेस नहीं, कोई जगह नहीं दी गई है। मतलब वो लोग उसको स्पेस को यूज नहीं करते हैं। और क्या कहते हैं, सिर्फ वास्तु में लोग स्पेस को देखते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में जो मंदिर बनते थे बीच का हिस्सा खाली होता था। अगर हम घर देखें तो घरों में
चारों तरफ बीच में आंगन होता था और चारों तरफ घर होते थे और तुलसी का पौधा लगाया जाता था, तो उसको ब्रह्म स्थान को खाली रखा जाता था, स्पेस को एम्प्टी रखा जाता था। आज की डेट में तो कुछ भी नहीं रह गया वो सब चीजें। लेकिन तो जैसे जैसे मैं आप लोग को पढ़ाती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने प्रैक्टिकल जब इसको किया तो मैंने एक चीज डिस्कवर करी कि स्पेस का भी अपनी इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि स्पेस का कोई रोल नहीं है। लेकिन अब हम हाथ में ये चीज चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास कौन सा हाथ है। 5 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। ठीक है, और 5वां होता है स्पेस। हमें पता है हमें 5 तत्वों के बने हुए हैं, इसी धरती में आए हैं, इसी में मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सारे तत्व भी तो अपने काम कर रहे होते हैं ना। ये 5 एलिमेंट्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को रूल कर रहे होते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स को हम अगर अपने हाथ में देखें तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि एक पर्सन किस एलिमेंट से रूल हो रहा है, कौन सा तत्व उसको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से वो जीवन में ये वाले काम कर रहा है, या वो ये वाली बात बोल रहा है, या वो ये वाला एक्शन ले रहा है, या उसका नेचर ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा एलिमेंट हाथ में कैसे देखा जाता है और ये हमारी लाइफ को कैसे रूल करता है। सबसे पहले हम लेंगे फायर एलिमेंट, उसको फायरी हैंड बोलते हैं। जो फायर एलिमेंट होता है उस फायर एलिमेंट को हम फायरी हैंड बोलते हैं। इसकी पहचान कैसे करें? जिन लोगों के लॉन्ग पाम्स होंगे और छोटी फिंगर्स होंगी, वो लोग फायरी हैंड वाले होते हैं। यहाँ अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि चेक कैसे करें, तो वही सैटर्न फिंगर को आप मेजर करके चेक कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे नापोगे जितना यहाँ पर ये आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका हाथ फायरी है या नहीं है। सेम वही मेजरमेंट लेनी है आपको कि सेंटर में आपने लेना है तो मीडियम है, उससे ऊपर है तो वो लॉन्ग है, उससे ऊपर है तो वो वेरी लॉन्ग है, उससे नीचे है वो शॉर्ट है, और उससे भी नीचे है तो वो वेरी शॉर्ट है। तो अगर किसी का पाम लंबा होगा और फिंगर्स छोटी होंगी, मान लो मैंने सैटर्न फिंगर को पकड़ा और मैंने देखा यहाँ पर वो जैसे अभी हमने एक हाथ लगाया था और मेजर किया था तो हम सोच रहे थे कि वो हाथ लंबा होगा, लेकिन वो बिल्कुल मीडियम पे निकला था। ऐसे एक हाथ अगर हमने लगाया और वो शॉर्ट में चला गया तो वो पर्सन फायरी हैंड वाला पर्सन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर वाटरी हैंड। जिसको मैंने लॉन्ग लिखवाया है इसको आप रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हो, क्योंकि जब ये लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा ये रेक्टेंगुलर की तरफ लगता है और आपको इसको इसी साइड से ही चेक करना है, तो आप लॉन्ग लिखो या रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हो इसको, तो आपको याद रहेगा। नहीं पे आप किसी बुक में रेक्टेंगुलर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा लॉन्ग या रेक्टेंगुलर। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप वाटरी हैंड देखो, सॉरी क्या कहते हैं, अर्थी हैंड पहले करेंगे, वाटरी नहीं। पृथ्वी तत्व को देखें अगर हम, अर्थी हैंड। जब हम अर्थी हैंड को देखते हैं तो अर्थी हैंड के जो लोग होते हैं उनके जो ये पोर्शन है और ये पोर्शन है ये बैलेंस्ड होता है। उनके पास क्या कहते हैं, स्क्वायर आर्म होता है एंड शॉर्ट फिंगर्स होती है। तो वो शॉर्ट हो सकता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ भी चली जाए। एक बार आप नोट कर लो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर पाम एंड शॉर्ट फिंगर्स हमें अर्थी की तरफ ले जाती हैं। एक लॉन्ग पाम या रेक्टेंगुलर पाम और शॉर्ट फिंगर्स हमें फायरी की तरफ ले जाती हैं। अगर हम एरी की बात करें तो जो एरी वाले होते हैं नेक्स्ट वो आ जाते हैं।
उनके रेक्टेंगुलर पाम होता है एंड लॉन्ग फिंगर्स होती है, दोनों ही चीजें लंबी होती है। यहाँ पर देखो एक लंबा एक छोटा है, यहाँ पर दोनों छोटे हैं, यहाँ पर दो, यहाँ पर दोनों लंबे कैसे हो गए? ये शॉर्ट पाम है, सॉरी स्क्वायर पाम में गलत किया मैंने, क्या हो रहा है, सॉरी। स्क्वायर पाम एंड लॉन्ग फिंगर्स, जो एरी हैंड वाले होते हैं उनका स्क्वायर पाम और लॉन्ग फिंगर्स होती हैं। और लास्ट में हम अगर फोर्थ लिखते हैं वाटरी हैंड, जब हम वाटरी हैंड को लेते हैं तो वाटरी हैंड में दोनों चीजें लंबी होती हैं, रेक्टेंगुलर एंड वो क्या कहते हैं, लॉन्ग या रेक्टेंगुलर लिखो आप। एंड लॉन्ग फिंगर्स, पांचवी हो गया हमारा स्पेस। तो जो हमारा सेंटर का हॉलो एरिया है, ये हमारी स्पेस है। तो ये पांचों एलिमेंट्स हमारे हाथ में आ जाते हैं। नोट कर लिया सबने? स्पेस में क्या लिखा है मैम? फिर इसमें जो ये हॉलो एरिया है, हॉलो 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 एरिया ऑन द सेंटर ऑफ द palm, अब इसको समझो पहले, फिर हम इसको कुछ और करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी फायरी हैंड की। फायर का मतलब होता है आग। आग कितनी जल्दी बढ़ती है, जरा सी आग लगी फैल जाती है, इसका मतलब उसमें कितनी हीट होती है, कितनी एनर्जी होती है। मतलब एक अगर आग जला दो तो ठंडक ठंडक को भी खत्म कर देती है। तो एक जोश होता है उसके अंदर, एक एनर्जी होती है, एक पावर होती है। ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है ना? ये सब आपको लिखी हुई मिल जाएगी, जब भी आप नोट करना चाहो तो जो जो मैं बोलती जाऊँ आप नोट कर लो। फायर बेसिकली जोश है, मतलब एक चिंगारी लगी और पूरा जंगल जल गया, इतनी आग होती है एक पर्सन के अंदर, ठीक है ना? फिर आता है अर्थ। धरती माता ने कितना बोझ उठा रखा है, फिर भी वो ठहरी हुई है, तो ये होता है ठहराव, कि सेटिस्फाइड, पेशेंस। हवा में बादल आज इधर है कल उधर चले गए, हवा चली उड़ के कुछ सामान, कोई चीज गिरी हुई थी उड़ के उड़ा के ले गई। तो एयरी हैंड वाले होते हैं, इन लोग के पास आइडियाज होते हैं, ब्रेनी और आइडियाज, फुल ऑफ आइडियाज। ठीक है? वाटरी पानी है, आंखों से एक मिनट में आंसू आ जाते हैं, तो इनका सबसे बड़ी क्वालिटी क्या हुई? इमोशनल। वाटरी वाले होते हैं इमोशनल। फिर ये साइकोलॉजिकल भी होते हैं थोड़े से, ये फिलोसफिक भी हो जाते हैं। तो सारी इमोशनल क्वालिटीज इनके अंदर आ जाती हैं।
वे जब हम देखते ऐसे हाथों को देखते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि ये अच्छा होना चाहिए, ये हमें सोसाइटी के साथ जोड़ रहा है। फिर अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आप ऐसे इसको करते हो तो ये प्रेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हीट एनर्जी इकट्ठी होती है। तो हमारे सारे हाथों की पूरी बॉडी की एनर्जी तो यहीं पर ही है। जो हमारे गुरु है वो हमें ऐसे आशीर्वाद देते हैं, तो वो सारी एनर्जी हमारी इसी पोर्शन पे है। तो इसको हम क्यों छोड़ दें? ये स्पेस इसीलिए छोड़ी गई, ये जगह यहाँ पर कुछ नहीं बनाया गया कि सारे हाथों की एनर्जी यहाँ आके इकट्ठी हो जाए। इस पूरी लाइफ में आप जितनी चीजें करो उसकी एनर्जी यहाँ कलेक्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं स्पेस यहाँ पर इस जगह पर होता है। ठीक है, अब इसको मेजर करने का पैटर्न मैंने सारे लिख तो दिए, अब इसको मेजर कैसे करना है, सेम उसी तरीके से आपने यहाँ से इसको लेना है और इसको लेना है। अगर आप किसी का नॉर्मल एक हाथ देख रहे हो तो आपने पहले तो मेजर कर लिया कि क्या इसकी फिंगर लॉन्ग में आ रही है, वेरी लॉन्ग में आ रही है, शॉर्ट में आ रही है, किस साइज में आ रही है, तो एक आइडिया आपको हो गया। साथ में पाम भी देख लिया आपने कि उस पर्सन की बॉडी के हिसाब से क्या उसका पाम नॉर्मल है, मीडियम है, लॉन्ग है या कैसा है। तो जब आप ये चीज दोनों को कनेक्ट करोगे तो आपको पता लगेगा ये फायरी हैंड है या अर्थी हैंड है या एरी है या वाटरी है। तो इसको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इससे एनालाइज कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि जैसा नेचर होता है उसी टाइप के काम करता है आदमी। जो जिसके अंदर जोश होगा, फायर होगी, एनर्जी होगी, क्या वो एक जगह बैठेगा? नहीं, वो मल्टीपल काम करना चाहेगा, 10 चीजों में हाथ डाल देगा, वो रिस्क टेकर होगा, वो आगे बढ़ बढ़ के काम करेगा क्योंकि उसके अंदर फायर की एनर्जी है। उसके प्रोफेशंस भी वैसे ही होंगे। अभी हम प्रोफेशंस का टॉपिक करेंगे उसमें ये यूज करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही जो अर्थी वाले होंगे वो सेटिस्फाइड होंगे। तो अगर उसको 50,000 की नौकरी मिल गई, अरे कौन हाथ पैर मारे, 50,000 की नौकरी अच्छी है, शांति से मैं जिंदगी बिता रहा हूँ, मैं क्यों इधर उधर धक्के खाऊं, वो उस चीज में सेटिस्फाइड होगा। जो एयरी वाला होगा वो सिर्फ आइडियाज पे काम कर रहा होगा, अपने दिमाग चला रहा होगा। उसको उसको बल्कि किसी ऐसे ऐसे काम में, जॉब में डालना चाहिए जिसमें आइडियाज ज्यादा यूज होते हैं और एग्जीक्यूशन कम होता है। एग्जीक्यूशन कोई और कर रहा है, वो सारे आइडियाज या प्लान, ही कैन बी अ गुड प्लानर, जिसको हम सही वर्ड यूज करें, फायरी वाला। प्लानर में कहीं भी काम प्रोफेशंस आ जाते हैं। अगर हम वाटरी की बात करें तो इमोशनल लोग तो देखो बहुत सारे काम कर सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, हमारी तरह मतलब काउंसलर्स बन सकते हैं, लाइफ कोच बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, पामिस्ट बन सकते हैं। कई फील्ड्स हैं उनके लिए, पेंटर्स बन सकते हैं, क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी भी आ जाती है उनके अंदर। और हॉलो स्पेस तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि गड्ढा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो हम सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगे, उड़ जाएगा तो मैं आ जाएगी, नॉर्मल होगा तो उस स्पेस को हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। चारों एलिमेंट्स को यूज करने के लिए स्पेस बनाई गई है। तो आप अपनी लाइफ में कितनी स्पेस रखते हो अपने काम को करने के लिए, कितना अच्छे से करते हो, वो मैटर करता है। अब जैसे अभी हम लोग एक हाथ देख रहे थे, तो अभी हमने क्या देखा था कि वो हाथ लॉन्ग था या शॉर्ट था। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हाथ है, अब हमने अगर इस हाथ को देखा
तो आपको इसका पाम कैसा लग रहा है? वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग, ठीक है ना, पाम तो वेरी लॉन्ग में आ गया। और फिंगर्स क्या निकली थी? फिंगर शॉर्ट। शॉर्ट की तरफ निकली थी। तो ये वेरी क्या कहते हैं, वेरी लॉन्ग और शॉर्ट का क्या कॉम्बिनेशन है हमारा? एरी है। हाँ जी, फायरी फायरी। फायरी। एरी एरी। अच्छा रेक्टेंगुलर, ठीक है मैम। रेक्टेंगुलर भी हो गया या लॉन्ग हो गया, और साथ में फिंगर्स हमारी वैसी हो गई। तो ये कैसा पर्सन है? ये फायरी पर्सन है। तो क्या इसको गुस्सा आता होगा? क्या इसके अंदर एनर्जी होगी? क्या इसके अंदर जोश होगा? क्या लाइफ में कुछ हर समय कुछ ना कुछ नया करना चाहेगा? क्या ये रिस्क टेकर हो सकता है? यस, सब चीजें यस आती जाएंगी। हम इसकी सिर्फ इस शेप ऑफ द हैंड से इसका ये चीज हम निकाल सकते हैं कि इसके अंदर ये वाला एलिमेंट डला हुआ है। अब अगर हम ये वाला हाथ देखें, ये वाला हाथ हमें क्या बोल रहा है? क्या ये स्क्वेरिश है? क्या आपको ये हाथ स्क्वेरिश लग रहा है? हाँ जी, लग रहा है। लग रहा है ना? और क्या फिंगर्स शॉर्ट लग रही हैं? हाँ, फिंगर भी शॉर्ट लग रही है। इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? शॉर्ट फिंगर्स और स्क्वायर हैंड का अर्थी। अर्थी हैंड। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड, जो जितना जो मिल जाए, जितना मिल जाए मैं उसमें खुश हूँ। मैं एक्स्ट्रा करने के लिए मेरे को ज्यादा हाथ पैर नहीं मार, ये उसमें बिलीव करता होगा। अगर हम देखें तो थॉट प्रोसेस के एरिया में देखो, यहाँ तिल आ गया सबकॉन्शियस माइंड में। क्या ये बहुत ज्यादा सोचते होंगे कुछ करने के लिए? कहीं ना कहीं तिल भी खराब करता होगा, देखो। जबकि इतना सुंदर हाथ, साफ सुथरा हाथ है। अभी लाइंस नहीं पढ़ी आपने तो यकीन है, लेकिन यहाँ पर देखो हेडलाइन, दिमाग लाइन की लाइन भी बोल रही है नहीं। तो ये अगर ये जिस मान लो एक गवर्नमेंट जॉब में इसने अगर एज अ क्लर्क जॉब ज्वाइन किया, तो जब तक ये रिटायर नहीं हो जाएगा ये उसी नौकरी में ही चलता रहेगा, खुश रहेगा ये पर्सन। मतलब इसको इतनी एम्बिशन नहीं होगी कि मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। ये उस टाइप का पर्सन होगा। और कौन सा देखें? एरी, और पिक्चर्स निकालू फिर? क्योंकि जो हमने पहले देख ली है उनमें वो यही फायरी है सब ज्यादातर। दो तीन पिक्चर्स देखने का, एक दो पिक्चर्स उसकी भी निकालती हूँ ना, वाटरी की और उसकी। मैडम ग्रुप में भी होगा किसी का वाटरी, वाटरी होगा। सर सब लोग, मैं भी क्लास के लास्ट में एक बार ना वो भेजूंगी, ये किस टाइप से आप अपनी फोटो भेजो हाथ की, तब मजा आएगा। मैम अभी तो मेहंदी लगी हुई है। हाँ, सबके साथ तो ये लेडीज के साथ तो ये चीज अभी चलेगी कि मेहंदी लगी हुई है, उसके बाद ही फोटोज भेज सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी तब तक हम और हाथों में प्रैक्टिस करते हैं। चलो देख निकाल ढूंढते हैं, फिर मिक्स हो जाती है इधर उधर। कि लगता है चलो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए एग्जैक्ट वो चीज मिलनी चाहिए।
तो फायरी वाटरी वाले ज्यादा दिख रहे हैं। मैम वाटरी वाला लगा लो, वाटरी वाला तो ढूंढ ही रहे हो आप, वाटरी और एयर। नहीं सॉरी, फायरी और अर्थी वाले दिख रहे हैं क्या? अच्छा नहीं, वो तो हो गए ना फायरी और अर्दी। फायरी अर्थी तो हो गए ना, वही वाटरी देख रही थी ना कि एग्जैक्टली तो कोई नहीं मिला, लेकिन चलो जो मिले हम उन पे डिस्कशन कर सकते हैं कुछ भी। और इसमें हमें इनकी देखो फिंगर्स लंबी लग रही हैं, लेकिन इनका पाम भी लंबा है। इमेजिन कीजिए कि अगर इनका पाम छोटा होता, यहाँ तक होता, इतना स्क्वेरिश शेप का, और ये फिंगर्स में चला जाता ये पोर्शन बाकी। आप मेरा कर्सर देख रहे हैं? ये कर्सर मान लीजिए ऐसा होता कि ये लाइन, ये हाथ, ये पाम यहाँ तक होता और ये फिंगर्स यहाँ पर लंबी होती, तो फिर ये कौन सा हाथ होता? एयरी। फिर ये एरी हो जाता। अब ये एरी का टच है, इसमें एरी और फायरी का टच आ रहा है। अभी तो वाटरी है ना ये तो। अभी तो ये वाटरी नहीं है, अगर ये और ये वेरी लॉन्ग, ये लॉन्ग में आ गया तब ये वाटरी होगा। मतलब ये तो लॉन्ग में ही आ गया ना, पाम पाम लंबा है और फिंगर्स भी लंबी हैं, तो वाटरी तो हो गया ये। वाटरी में आ गया। और अगर ये हमें ये लंबा मिलता है और ये थोड़ा छोटा मिलता है, तो ये उसमें एरी में आ जाएगा। अब देखो कई बार ऐसे कंफ्यूजन भी होगा आपको कि ये कैसे देखें। ये वाला हाथ देखिए कैसा है। इसको क्या बोलोगे आप? इसका पाम देखा कितना एक्स्ट्रा लॉन्ग है। इसकी फिंगर्स शॉर्ट है और पाम कितना ज्यादा लंबा है, तो फायरी की अति है इसके अंदर। और फिर आप देखो कि किस साइड से ज्यादा हो रही है, कॉन्शियस माइंड, सोशल माइंड या सबकॉन्शियस माइंड? मैम सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में, तो जो सबकॉन्शियस माइंड में इसके दिमाग में कितना फतूर चलता होगा। मैम सब कुछ दिमाग में ही चलता होगा, सोचते ही रहते होंगे, प्रैक्टिकली तो उतना नहीं कर पाते होंगे। नहीं कर पाते मेरा। क्या थंब की क्वालिटी यस बोलती है, फिंगर्स के कलर यस बोलता है? हाँ मैम बोलते हैं, और मैम थंब थोड़ा सा सप्पल की तरफ भी जा रहा है मैम। नहीं सपल नहीं है वो, वैसे लग रहा है आपको, इधर से भी सपल, वो ब्लैंकेट की शेड आ रही है, सपल ओके नहीं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। ये खराब है, देखो ये गड्ढा है। एक्शन वाला एरिया, एक्शन वाला मार्स देखो कितना खराब है, और ये कितना फूला हुआ है। अब इसको हम कौन से हैंड में लें? इसके लिए हमें इसकी फिंगर मेजर करनी पड़ेगी और यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है ये कितनी की, इसमें किसको कैटेगरी में आएगी? ये फायरी या थोड़ी सी वाटरी में आ सकती है, एरी में आ सकती है। एरी में भी नहीं आएगी क्योंकि पाम बहुत लंबा है। ये वाटरी में जाएगी, फायरी प्लस वाटरी, फायरी प्लस वाटरी। अब फायरी होके आइडियाज सोच लिए, वाटरी होके सब पे पानी फेर दिया। अगर देख, मतलब ये चीज अच्छी होती तो फिर बहुत अच्छा होता ये काम। अभी ये वाला पाम देखिए, ये थोड़ा एरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि मरकरी फिंगर देखो कितनी नीची है मैम। अब यहाँ देखो बबीता मैम, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ मिलता है, देखिए
हाँ मरकरी मैम, फिंगर काफी छोटी है मैम। मरकरी फिंगर छोटी भी है और नीचे नीचे की तरफ चली गई तो मरकरी का अमाउंट भी छोटा हो गया। जी मैम। ये ऑन द स्पॉट किसी को आंसर नहीं दे पाती। जी मैम। अभी हमें बेसिकली क्या है कि फायरी, अर्थी, एयरी, वाटरी से प्रोफेशन और नेचर का आइडिया लग जाता है, लेकिन हमें यहाँ से पहले मेजर करना पड़ता है। असल में ये चीजें इसलिए हम पढ़ते हैं कि जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है ना, कहते हैं पहले आप हमारे बारे में कुछ बताओ, तो आप उसके बेसिक नेचर की चीजें बताने के लिए आप उसकी सारी चीजें ऐसे देखते हो तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है। अब जैसे अब ये वाला हाथ है, इस हाथ की देखो फिंगर्स ऊपर से यहाँ से कटी हुई है, ये थंब यहाँ से कटा हुआ है, तो ये फोटो पिक्चर्स ठीक नहीं है। हमें जब भी किसी की से पिक्चर मंगानी है तो हमेशा याद रखना है कि आपको ऐसे रखना है हाथ, और उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पोर्शन कवर होना चाहिए उसमें। एक पिक्चर ऐसी और एक पिक्चर खुली, क्योंकि जब हम एज कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये ओपन पोर्शंस चाहिए होंगे। तो अगर हमें उस पर्सन की प्रेडिक्शंस करनी है तो विदाउट एज कैलकुलेशन तो हम कर ही नहीं सकते, तो हमें वो चीज चाहिए होगी। तो इसलिए हमेशा पिक्चर हमेशा पूरी खींचो, कोई भी पार्ट कटा हुआ नहीं हो, और जब पूरा पार्ट होगा और साथ में तो एक पिक्चर बंद एक पिक्चर खुली और एक बैक साइड, क्योंकि हमने उसकी वो भी तो देखनी है कि वो सब नेचर में वो चीजें आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरीके से हम किसी पर्सन का हैंड रीड कर सकते हैं। क्या हमने ये शेयर किया था पहले? अभी किया था ना? तो अभी तो मेरे पास यही हैंड्स है, फिर और देखेंगे जब कोई और हाथ आएंगे सामने। फाइन, वेरी लॉन्ग अभी इसमें मिले नहीं है, मिल जाएंगे, कोई ना कोई रखे होंगे, मैं ढूंढ दूंगी। और तो ऐसे कोई मेरे पास पिक्चर्स है नहीं जो मैं बहुत ज्यादा कहूँ भी। तो चलो, आज का टॉपिक आपको वैसे क्लियर हो गया या इसमें कोई डाउट्स हैं? कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए, क्योंकि आपको जो एलिमेंट है उसके हिसाब से उसका नेचर देखना है, और उसी के हिसाब से आपको उसके प्रोफेशंस भी फ्यूचर में चूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी, जैसे हम प्रॉपर्टी डीलर की बात कर रहे हैं आज तक बहुत देर से, किसी को प्रॉपर्टी डीलर बनना हो तो वो कौन से टाइप का हैंड होना चाहिए? क्या एक फायरी वाला अच्छा प्रॉपर्टी डीलर बन सकता है? नहीं। क्यों, बताओ क्यों नहीं बन सकता? कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा है ऐसे। मैंने पूछा क्या एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर फायरी हैंड वाला बन सकता है? नहीं मैडम, फायरी वाला कैसे बने? है? फायरी वाला नहीं, थोड़ा सब्र भी होना चाहिए ना उसके पास, उंगलियां लॉन्ग फिंगर्स होनी चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर को लॉन्ग फिंगर्स होनी चाहिए, तो फिर कौन सा चलेगा? मैडम थोड़ी तो लॉन्ग चाहिए, एयरी हो, बातें अच्छी करेगा। हाँ, अब आपको आंसर मिला ना, देखो, आपने उसका लॉजिक ढूंढा कि वो ये बातें करने वाला काम है। अब ट्रक्स का बिजनेस करना हो किसी को, ट्रांसपोर्ट का, तो कौन सा हैंड चाहिए होगा? बोलिए, आप लोग बोलिए, मैं नहीं बोलूंगी। ट्रक्स के बिजनेस में किस टाइप की डीलिंग होती है? मैम फायरी नहीं हो चाहिए। फायरी होनी चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को पेंटर बनना हो तो वाटरी। मोटरी होनी चाहिए। अब मुझे बैंक में जॉब लेनी है
और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाऊं और वहीं रिटायर हूँ विद पैसा टाइम। तो हरदी आर्थिक हरदी अब मैंने आज एक दुकान खोली और 20 साल से मेरे पिताजी वही दुकान चला रहे हैं और मैं भी उसी में बैठ गई और उसी पैटर्न पे काम कर रही हूँ, तो कौन सी होंगी? हरदी हरदी जी होंगे। और वही अगर पिताजी वाली दुकान को मैं शोरूम बना दूं तो मैम वो तो आइडिया फिर एरी हो जाएगी फिर एयर ही हो आइडिया गई। मेरी हो गई ना, क्योंकि आपने आइडियाज डाले उसमें और उसको और रेनोवेट कर दिया, गुड प्लान करके प्लान करके कर दिया आपने। अगर आपने उसमें जैसे उसको ब्यूटीफाई कर दिया तो क्या होगा? कौन उसको सुंदर बना, क्रिएटिव कौन कर सकता है? वाटरी लॉटरी वाला क्रिएटिव कर सकता है। रिस्क कौन ले सकता है कि पता नहीं चलेगी चलेगी, रिस्क ले लो। फायरी मैम। डायरी तो आपको ये देखना है कि एक पर्सन का हाथ हो सकता है एक या दो या तीन क्वालिटीज का मिक्सचर भी हो, तो वो मल्टीपल चीजें कर सकता है। अब फायरी हैंड है, अब उसका पाम तो लंबा है, तो लॉन्ग पाम और किस में आता है? वॉटरी में। वाटरी में भी आता है मैम। हाँ जी, वाटरी में भी आता है। वॉटरी में भी आता है, तो वो रिस्क टेकर भी हो सकता है और क्रिएटिव भी हो सकता है। और वॉटरी में लॉन्ग फिंगर्स भी आ गई, तो क्या वो आइडियाज भी चला बना सकता है? यस मैम, क्योंकि एरी में लॉन्ग फिंगर्स होती हैं। शॉर्ट फिंगर्स वाला क्या चाहता है कि फटाफट काम हो। तो इम्पेशेंट। वो जो काम करेगा तो वो रिस्क भी लेगा, वो क्रिएटिव भी बना देगा, लेकिन कुछ चीजें वो चाहेगा कि फटाफट हो जाए और कुछ चीजों में वो प्लानिंग कर लेगा। तो उसको दो हैंड्स का मिक्सचर भी मिल सकता है। वैसे अभी हम देख रहे थे कि ये हैंड हमें वॉटरी की तरफ लग रहा है, लेकिन उसका पाम लॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं फायरिंग वाली क्वालिटीज भी तो आ जाएंगी ना। वो बिल्कुल स्क्वायर था, वो प्रॉपर स्क्वायर ही रहेगा, उसकी प्रॉपर फिंगर्स भी स्क्वायर शॉर्ट थी और उसके पाम भी स्क्वायर था, वो मिक्सचर नहीं हो। कुछ लोग एग्जैक्ट वैसे ही बने होते हैं कि स्क्वेरिश पाम है और लॉन्ग फिंगर, कुछ लोग दो का मिक्सचर हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए नेचर और उसका प्रोफेशन को जब हम एनालाइज करेंगे तो ये पॉइंट होगा जो हमें हेल्प कर सकता है। अब अभी भी किसी का अगर देखना है कि आपने इतना सीखा है, लेकिन अगर आप ये चीज देखकर उसका प्रोफेशन देखोगे कि वो सही काम में है या नहीं, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। जितना जितना सीखते जाओ वो चीज 10 हाथों पे देखते जाओ, लोगों के हाथ मंगाओ, इकट्ठे करो जिनके बारे में लाइफ में आप जानते हो, और उसमें प्रैक्टिस शुरू कर दो इन चीजों की, क्योंकि अब तो 3 क्लासेस में काफी कुछ हो गया है। ठीक, तो क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप कर लेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाएंगे, वीडियो मैं भेज दूंगी। वीडियो सबको मिल गई है? यस मैम। मिल गई मैडम। क्योंकि पहले प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो मैंने कहा दूसरी से रीसेंड करी तो ठीक हो गया अब। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास वाइंड अप करें। बिल्कुल मैडम। ओके मैम। चलो।